नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईजा वैणी महोत्सव में शिरकत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह पर महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर और कलश यात्रा निकालकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नैनीताल जिले को 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जिस तरह मातृशक्ति ने यहां अभिनंदन किया है, ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्हें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित करने का मौका मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित भी किया और कन्या पूजन करते हुए बच्चियों को टीका लगाकर उनकी पूजा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं पर पुष्प वर्षा भी की है। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने भी नंदा गौरा योजना की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 20 दिसंबर करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा पूरे शहर के अलग अलग स्थान पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेजी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रही है। ईजा वैणी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाजार मिले और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाजार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे, उनको भी अच्छी उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। बड़ी सौगात भी आपने दी है। कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है? आज जो है ये कई हजार करोड़ की योजनाएं हैं और निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं जो है हमारी आज जहां नैनीताल जनपद को, उसी के साथ प्रदेश को भी विकास का एक नया रास्ता और राज्य को आगे बढ़ाने का काम। सीएम साहब, टनल में सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल के अब उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि आप दिन रात लगातार वहां मॉनिटरिंग करते हैं? सारे ही स्वस्थ हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही अंदर से आए थे। उनका प्रारंभिक जो परीक्षण है वो चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी में हुआ था। उसके बाद सारे लोग अभी एम्स में हैं और जैसा परामर्श होगा चिकित्सकों का, उसके बाद जो है अपने घर को जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल और टिहली के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिले के 1 अरब 1 करोड़ 78 लाख 98 हजार रुपए की लागत की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। टिहरी की प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ने उक्त योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पहुंचे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉल का भी निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत डिजिटल जन रथों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया है। प्रेमचंद अग्रवाल जी चलो करेंगे। इधर बागेश्वर में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण पाए गए हैं। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे गंभीरता लेते हुए बीमार बच्चों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया गया है। इस खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो है वो अब इन्फ्लुएंजा के लक्षण जो है वो पाए गए हैं। 2 बच्चों में इस तरह के लक्षण पाए गए हैं जिन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता लेते हुए बीमार बच्चों के सैंपल जो है उन्हें जांच के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया गया है। वहां पर इन सैंपल्स की जांच होगी और उसके बाद ये पुष्टि होने की संभावना होगी कि आखिर वाकई में इन्फ्लुएंजा है या नहीं, ये बाद में पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं यहां पर एक बार फिर से इन्फ्लुएंजा ने जो है इस तरह से दस्तक दी है और आने वाले समय में काफी ज्यादा वहां पर दिक्कत हो सकती है अगर इन लक्षणों में पूर्ण रूप से पुष्टि होती है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं, उनके साथ
पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। धनराज, इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण हैं वो 2 बच्चों के में पाए गए हैं। आखिर क्या जो सैंपल भेजे गए हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉजिटिव आ सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सतर्क है, क्योंकि चीन में इस तरह के जो लक्षण हैं वो पाए गए थे और उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी एक हाई अलर्ट जारी किया गया था और एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि इससे बचने के लिए सभी डॉक्टरों को तैयार रहना है। और वही देखिएगा कि अब अभी तक देखा जाए तो अभी तक कोई उत्तराखंड के अंदर कोई इस तरह का लक्षण देखने को नहीं मिला था, ना ही कोई ऐसा मरीज देखने को मिला था। लेकिन अब बागेश्वर में 2 बच्चों के अंदर इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उनके सैंपल लिए गए हैं और उसको सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में भेजे गए हैं। अभी रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है और जैसे ही रिपोर्ट आती है तो उससे साफ होगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहा कि क्यों बच्चों में इस तरह की जो तकलीफ है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि बच्चों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी और जो सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए, अब देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पहले से ही कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि पहले से ही एक अलर्ट जारी किया गया था जैसे ही चीन का पता लगा था कि, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल आया था तो वो कोरोना भी कहीं ना कहीं चीन से ही आता हुआ नजर आया था और उसी को देखते हुए अब जो सतर्कता है वो स्वास्थ्य विभाग बरत रहा है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा गया है कि यदि इस तरह की स्थिति बनती है जिस तरीके से कोरोना काल में बनी थी तो कहीं ना कहीं इसके लिए अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। बिल्कुल, देखिए धनराज, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो वाकई में अस्पताल या फिर स्वास्थ्य विभाग जो है उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। तो क्या ओवरऑल अगर हम बात करें आने वाले समय के लिए, आगामी समय में अगर इस तरह के मामले और बढ़ते हैं तो कुल मिलाकर पूरे उत्तराखंड के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी किस तरह की तैयारियां हैं? फिलहाल आपने कहा कि वाकई अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी हद तक जो है वो कार्य कर रहा है, सतर्क है, लेकिन अगर इस तरह के और कई मामले बढ़ जाते हैं, काफी तेजी से मामले बढ़ते हैं, तो उस समय की स्थिति में किस तरह की तैयारियां जो है हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कोरोना काल में देखा होगा, क्योंकि कोरोना काल की जो लहरें आई थी, पहली लहर की यदि हम बात करें तो पहली लहर में भी काफी दिक्कतें लोगों को हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में कहीं ना कहीं आपने देखा कि बेडों की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी और ऑक्सीजन की भी कमी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरह की ये बीमारी है इन्फ्लुएंजा, इसमें भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों को में ज्यादा देखने को मिल रही है और इसमें सांस लेने की दिक्कत सबसे अधिक बच्चों को हो रही है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ती है और ऑक्सीजन के लिए लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो पहले से ही सतर्क है, क्योंकि कोरोना काल में इसका परिणाम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, कई लोगों की जान भी गई थी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल अलर्ट मोड कर दिया गया है कि किसी भी तरह की दिक्कत बच्चों को ना आए और अन्य लोगों को ना आए, क्योंकि इस तरह की बीमारी कहीं ना कहीं फैलने का अंदेशा उत्तराखंड में जताया जा रहा है, क्योंकि चीन की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से लगती हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि 2 बच्चों में भी जो लक्षण है वो देखे जा रहे हैं, हालांकि उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ये कहना गलत होगा कि उनके अंदर इन्फ्लुएंजा का जो कहा जा सकता है कि उनको इन्फ्लुएंजा है, लेकिन अभी देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने जो तैयारियां हैं वो अभी से ही शुरू कर दी हैं और सभी अस्पतालों को निर्देश भी दिए गए कि वो अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन का प्रबंध रखें और इसके साथ ही बेडों की व्यवस्था दुरुस्त करें। बिल्कुल धनराज, एक और बात जानना चाहूंगा, जहां पर ये 2 बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जिनके लक्षण पाए गए हैं, उनके आसपास के लोगों को क्या अभी से उन पर निगरानी रखना शुरू कर दिया गया है? कोई इस तरह का इंस्टेंट एक्शन वहां पर उठाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्योंकि कोरोना ऐसा बीमारी थी है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लग रही थी, लेकिन अभी इन्फ्लुएंजा का ऐसा कोई लक्षण नहीं आया है कि जो ये बीमारी एक दूसरे से लगती हुई नजर आए। इसे लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सतर्कता के आधार पर सभी को पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उस पूरे वार्ड में कहीं ना कहीं निगरानी जरूर रख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी दूसरों के अंदर भी फैल जाए। लेकिन अभी देखा जाए तो ये बीमारी का यही बताया जा रहा है कि जो ये बीमारी है ये अधिकतर बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है और इससे कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को भी अलर्ट करना अति आवश्यक होगा। और अब देखिएगा कि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और लोगों को इससे अपडेट करने के लिए कि आखिर उत्तराखंड में भी अब 2 लोगों में यानी 2 बच्चों में
इस तरह के लक्षण जो है वो कम मात्रा में पाए गए हैं। हालांकि अभी तक उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल अब जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या ये पॉजिटिव पाए जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, सतर्क हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। आपको बताना चाहेंगे, वर्तमान डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर पुलिस मुख्यालय देहरादून में चार्ज लिया है। चार्ज संभालने के बाद अभिनव कुमार ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलवाना और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही आज साइबर अपराध एक सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए हमें बेहद मजबूत होना होगा। इसके लिए सिपाही स्तर से ही साइबर एक्सपर्ट तैयार करने होंगे। हमें सिपाहियों को भी साइबर अपराधों से निपटने के लिए ट्रेन करना होगा। इसके लिए जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा महिला अपराधों की रोकथाम के लिए भी विशेष प्रयास करने होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताते चले कि 2 दिसंबर को नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसके साथ साथ में उनियाल गम का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। और आज सुनील उनियाल गम का 5 साल पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में आज नगर निगम सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों ने शिरकत की और साथ ही राजपुर विधायक खजान दास व धर्मपुर विनोद चमोली भी मौजूद रहे। इस मौके पर सुनील उनियाल गम ने कहा कि आज 5 साल पूरे हो रहे हैं और पूरे 5 साल हमने सफाई कर्मियों के साथ वह अपने पार्षदों के साथ मिलकर देहरादून नगर निगम को एक नई उड़ान दी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि आज सभी पार्षदों को यहां पर सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही सभी पार्षदों को शुभकामनाएं भी देता हूं। और सुनील उनियाल गम ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई है। 5 साल का कार्यकाल था, लगभग 5 साल हो गए। 2 दिसंबर को हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 5 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए। कोरोना महामारी आई, 2 साल जो है कोरोना महामारी ने लिए, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, 120 पार्षद थे, उन्होंने जो है पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे। चाहे कोरोना की महामारी रही, चाहे अब जो है क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए लगातार जनप्रतिनिधि जो है 5 साल जनता के बीच में रहे। इसलिए आज मैंने निर्णय लिया कि सभी अपने पार्षदों का जो है सम्मान समारोह जो है किया जाए। विदाई समारोह नहीं, सम्मान समारोह हमने यहाँ पर किया है और उनको आगे के लिए जो है सबको शुभकामनाएं दी हैं। मैं सभी अपने पार्षदों को भी बधाई शुभकामना देता हूं और जितने हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और देहरादून की जनता का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून की जनता ने जब हमने अभियान चलाए, चाहे हमने मानव श्रृंखला बनाने के लिए कार्यक्रम किया, प्लास्टिक को यहाँ से समाप्त करने के लिए, चाहे हमने सफाई अभियान किया, चाहे हमने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे हमने प्लास्टिक में जो है इसको बंद करने के लिए अभियान किया। मैं सभी व्यापारी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, उनका सहयोग आशीर्वाद सदैव मिला है। सभी देहरादून जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमने यहाँ पर सम्मान समारोह किया है, जो हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम के क्षेत्र से हर क्षेत्र से जो है जनप्रतिनिधि बना है, तो मैं अपने देहरादून के सभी जितने हमारे 15 लाख की आबादी है, सभी 15 लाख की आबादियों का हमने यहाँ सम्मान समारोह किया है। क्योंकि जो हमने 120 का किया है वो जनप्रतिनिधि सबसे अपने अपने क्षेत्रों के हैं, इसलिए देहरादून की जनता का हमने सम्मान समारोह किया। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे आज इस कार्यक्रम में जो है अपने देहरादून के लगभग सभी विधायक यहाँ आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका सदैव आशीर्वाद जो है इस नगर निगम के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन मिला है। मैं सबका धन्यवाद आभार व्यक्त। हाल ही में थाना बसंत विहार पुलिस को दारू चौक के करीब एक महिला व एक पुरुष का शव मिला था, परंतु उस समय इन शवों की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो दोनों की मौत का खुलासा हुआ। दोनों को एक अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर वाहन की पहचान की और वाहन चालक शाहरुख को गिरफ्तार किया है।
ये 26 से 11 को दरू चौक वसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है, वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। चूँकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो लोग थे, महिला पुरुष, वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से, जैसे महिला थी वो डेली उस रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था, सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीज़ें क्लियर होकर आएगी कि हार्ड एक फोर्सफुली कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, लेकिन फिर भी सारे तथ्य अभी भी कड़ियों से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी थाने और एसओजी की जो लगातार इसमें लगी हुई थी, और चूंकि सुबह का प्रातः का समय था, कोहरे का समय था, तो कोई फुटेज और कैमरा नहीं मिल रहा था। इसलिए उसका दायरा बढ़ाते हुए हमने पूरे आसपास के इलाकों में जो 4 से 5 किलोमीटर आगे रोड पर जितनी भी गाड़ियां उस समय दौरान निकली थी, क्योंकि हमें एक प्रॉबल सस्पेक्टेड टाइम मिल गया था कि इस टाइम पीरियड के दौरान ही वहाँ पर घटना घटित हुई होगी। उस दौरान हमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ मिली और उस गाड़ियों के आधार पर हमने एक एक करके सबको वेरीफाई करना शुरू किया। गाड़ी का एक घटनास्थल पर एक गाड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी मिला था हेडलाइट का, उसके फिर हमने वेरीफाई किया कि हर कंपनियों में जाकर कि ये किस गाड़ी का टुकड़ा हो सकता है, जिससे वेरीफाई हुआ कि महिंद्रा की गाड़ी हो सकती है। और इसके बाद हमने उस गाड़ियों को शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी। करीब करीब दर्जनों गाड़ियों में हमने जो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उसकी ओनरशिप और उसकी ड्राइविंग कौन करता है, किन कारणों से कहाँ जाता है, सबके फिर हमने कॉल डिटेल एनालिसिस और उसके बाद एक इंट्रोगेशन स्टार्ट करी। फिर इसको ट्रैक करते करते हमने एक जो टाटा की जो गाड़ी बता रहे हैं, ये सुपर कैरी लोडर था जो सहारनपुर का था, इसमें शाहरुख वो चला रहा था, और जैसे ही पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए तो वो फरार भी मतलब गायब हो गया। इसके आधार पर जब उसको पकड़ा गया तो समस्त घटनाक्रम ये निकला कि उसके द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाई जा रही थी सुबह के प्रातः के वक्त, और हल्की धुंध होने के कारण वह दोनों जो पुरुष और महिला को नहीं देख पा, उसे जोरदार टक्कर लग गई। टक्कर के उपरांत महिला जो है नाले में उसके बाद गिर गई थी, और इसके बाद जैसे ही उतर के गया देखने के लिए तो इसने देखा कि वहाँ पर व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। चूँकि इस चीज़ को देखते हुए मृत पड़ा है और उसको पता था कि ये टहलने का रास्ता है, काफ़ी लोग इसमें टहलते भी हैं, और कहीं कोई टहलते हुए युवक द्वारा ऐसी कोई डेड बॉडी देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को ना दे दी जाए और पुलिस कहीं इसको आगे पकड़ न ले, इसने उठाकर डेड बॉडी को तत्काल ही बगल में नाले में डाल दिया और पूरे साक्ष्य मिटाने की कोशिश करी। इसमें 304 और 201 धारा में इसकी वृद्धि करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। और समस्त इसमें टीम ने जो जिस तरह से मेहनत करके सनसनीखेज घटना का पर्दाफाश किया है, इसमें आईजी गढ़वाल महोदय की तरफ से पूरी टीम को जो शाबाशी देते हुए 10,000 का नगद रिवॉर्ड भी घोषित किया है। इधर रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण इलाकों में बाघ एवं गुलदार की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीते दिन ग्राम कानिया क्षेत्र में बाघ द्वारा 2 गायों को अपना निवाला बनाया गया था, जिससे गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव में जाम लगाकर वन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्राम कानिया, गोबरा, जसागांजा के दर्जनों ग्रामीणों ने कार्बेट पार्क के कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्क के वार्डन अमित ग्वासाकोटी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वह खेतीबाड़ी और पशुपालन पर ही निर्भर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ गुलदार के ग्रामीणों पर हमला हो रहे हैं, जिनमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि हाथियों द्वारा उनकी फसलों को भी लगातार नष्ट किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पार्क प्रशासन के अधिकारियों से बाघ को शीघ्र पकड़ने के साथ ही जिस ग्रामीण की गाय बाघ के हमले में मारी गई थी, उन्हें शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, हमारे कानिया में कल 2 गायों को बाघ ने मार दिया था और लगातार बाघ का मूवमेंट जो है कानिया गांव में है, और जिससे पूरे गांव के अंदर दहशत है। उसीलिए आज हम लोग यहां पर ज्ञापन देने के लिए आए थे और हम चाहते हैं कि बाघ को तुरंत पकड़ा जाए और जो गाय मरी हैं और जो बाघ का मूवमेंट वहाँ लगातार हो रहा है उसको कम किया जाए, और गाय पे जिसकी गाय मरी है उसको वहाँ पर जो है मुआवजा दिया जाए। हम देख रहे हैं कि गाँव जो किसानों की जो आय का मुख्य साधन इस समय खेती किसानी और पशुपालन है, और खेती में भी आदमी डर डर के जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और फसलों को नुकसान कर रहे हैं, और जो गाय घरों के अंदर है उनको भी जो है गाय को बाघ मार। तो इसीलिए हम प्रशासन से, कॉर्पोरेट प्रशासन से मांग करते हैं कि उस बाघ को तुरंत पकड़ा जाए और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत मुआवजा दिया जाए जिससे उनकी कुछ क्षति भरपाई पूर्ति हो सके। हाँ जी, देखिए, ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल और ये दूसरा भी प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया था।
तो इसमें जो मवेशियों को मार दिया गया था, तो इसके लिए कार्रवाई की जा रही है वन विभाग के द्वारा। रात्रि गश्त और दिन की गश्त की जा रही है। आम पोखरा स्टाफ के साथ मिलकर हमारा बिजरानी रेंज का स्टाफ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का स्टाफ संयुक्त गश्त की जा रही है। इसमें कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं उस टाइगर या संभवतः लेपर्ड की पहचान के लिए। तो जैसे ही इसकी पहचान होगी तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और साथ में इसके जो मवेशी का मुआवजा मिलना है उसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चक्राता में आयोजित कार्यक्रमों के समापन पर चक्राता बाजार में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इससे पूर्व गुरुद्वारों में भव्य कीर्तन दरबार व लंगर का भी आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में संगत ने गुरु महाराज के समक्ष माथा टेककर गुरु का आशीर्वाद लिया। छावनी क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा एमएस लाइन से अरदास के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पंच प्यारों की अगुवाई में फूलों से सजी सुंदर पालकी में विराजमान कर नगर कीर्तन की शुरुआत की गई। जगह जगह लोगों ने प्रसाद के स्टॉल लगाकर नगर कीर्तन का स्वागत किया। नगर कीर्तन में जगाधरी हरियाणा से आई निशान खालसा गतका अखाड़ा गतका पार्टी के लोगों ने एक से एक प्राचीन परंपरागत युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया है। आज भी देश में महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में साफ सफाई और इससे होने वाली अलग अलग बीमारियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। कई ग्रामीण हिस्सों में महिलाएं सही जानकारी न होने के चलते पैड्स की जगह पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। गरीब महिलाओं को इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सौख्यम पैड्स ने रीयूजेबल पैड्स बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। इन पैड्स को महिलाएं धोकर बार बार इस्तेमाल कर सकती हैं। सौख्यम पैड्स के पैक को अगर एक बार कोई खरीदता है तो उसे 3-4 साल पैड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही सौख्यम टीम ग्रामीण महिलाओं को पैड्स बनाने के लिए ट्रेन करती है और महिलाएं उन्हें पैड्स को भी बेचती है। मेरी जो फाउंडेशन है वो जो है 2019 में मुझे इसका रिकग्नाइजेशन मिला, बनाया, और उद्देश्य यही है कि समाज की सेवा करना है। अम्मा के इस सौख्यम का मतलब ही है सुख प्रदान करने वाला, जो हमें सुख देता है। और महिलाओं को ये सुख देना और आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से जब मुझे बहुत अच्छा लगा और जो है मुझे एक अच्छा मौका मिला इस कार्य को करने के लिए, तो 2017 से हम लगातार, हमारी टीम, सौख्यम की टीम जो अम्मा के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। दूर दूर तक, गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से सहयोग के लिए हम जो है फंडिंग के लिए भी करते हैं। जहां से जैसे हमें फंडिंग मिल जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि गांव के इंटीरियर स्कूलों में, कॉलेजेस में, महिलाओं में, और आपके हेल्पर्स हैं जैसे मैंने बताया, उनको जो है हम फ्री में देते हैं। और देते तब हैं, पहले हमें जागरूकता जो है उनके अंदर लाते हैं, बताते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और ऐसा नहीं है कि जब वो यूज़ भी करते हैं तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं, जैसे मैंने बताया, एंड दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि दे आर यूजिंग दैट। तो उत्तराखंड के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग की आवश्यकता होती है और हमें सहयोग मिल रहा है जब इसकी अवेयरनेस अब आगे बढ़ गई है। बिल्कुल के अप्रूव्ड है, जैसे कि अंजू जी ने पहले आपको बताया भी कि अब ISO स्टैंडर्ड्स भी आ गए हैं। और मैंने आपको अपना पर्सनल जो अपना अनुभव था वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने उसको पहली बार इस्तेमाल किया, मैंने धोने के बाद सुखा के उसको काट के देखा तो उसके अंदर एक भी बूंद ब्लड नहीं थी, क्योंकि बनाना फाइबर्स में ये खासियत है कि जिस तरह से वो ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, धोने के टाइम पे जब हम उसको पानी में डाल रहे हैं वो उसी चीज़ को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है। इसी खासियत का इस्तेमाल करते हुए बनाना फाइबर्स को इस्तेमाल करके सौख्यम पैड्स बनाए गए हैं। और मार्केट में अभी जो बाकी रीयूजेबल पैड्स हैं उसमें किसी में भी बनाना फाइबर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 3 से 5 साल तक अगर जिस तरह से पैक पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसको कैसे धोना है, अगर हम उस तरह से धो के इस्तेमाल करेंगे तो एक पैड कम से कम 3 से 5 साल तक आराम से लास्ट कर सकते हैं। आप एक पैड जो कि हर महीने खरीद के डिस्पोज कर रहे हैं तो औसतन कम से कम 60 से 100 रुपये का पैड प्रति माह एक महिला इस्तेमाल कर रही है। और ये पैड अगर आप एक बार खरीद रहे हैं तो मिनिमम 3 साल तक चल रहा है। तो आप अगर कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे तो यही आपको कि आप साल में वहाँ पे
लगभग 1200, 3 साल में आपके 3600 हो गए। और ये एक सेट अगर 360 का आपने 6 का खरीदा है तो आपका 3 साल आराम से चल जाएगा। आश्रम द्वारा सौख्यम रीयूजेबल पैड्स के लिए बहुत सारी पार्टनरशिप्स उन्नत भारत अभियान के साथ, हिमवाली सोशल फाउंडेशन के साथ, मायरिका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ये सब हो पाई हैं ताकि लड़कियों और महिलाओं तक रीयूजेबल पैड्स पहुंच सके। रीयूजेबल पैड्स एक बहुत बेहतर विकल्प है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ISO स्टैंडर्ड्स अपनाए हैं रीयूजेबल पैड्स के लिए। These are better for our seas, trees, our bodies and our wallets. और हमें अपेक्षा रहेगी उत्तराखंड की बहनों और बेटियों से कि इन तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में जानें और अपनाएं ताकि वो अपनी भी हेल्थ की सुरक्षा कर सकें और पैसे भी बचा सकें। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, धरती माता के लिए हम कुछ ठोस कंट्रीब्यूशन कर सकें। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।